एक्सरसाइज 7 के इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ हार्डी और वेनबर्ग के सिद्धांत। एक्चुअली मैंने पीछे वीडियो में आपको समझाया था विकास क्रियाविधि मैकेनिज्म, विकास की क्रियाविधि में कौन कौन से चीजों का महत्वपूर्ण योगदान था। उसमें आपने विभिन्नताएं देखी, अनुकूलताएं देखी, आनुवांशिक विभिन्नताओं के साथ साथ प्राकृतिक चयन देखा। ये सब का मुख्य भूमिका था। उसी को एक सिद्धांत के द्वारा समझाना चाहता हूँ। उस सिद्धांत को देने वाले थे हार्डी और वेनबर्ग। इस साहब ने लगभग 1909 ईस्वी में अनेक पीढ़ियों के आबादी के जीन में सांख्यिकी विश्लेषण, यानी कि इस हार्डी और वेनबर्ग ने 1909 ईस्वी के आसपास इन्होंने आबादियों में अनेक पीढ़ी का स्टडी किया। उनमें जीन की सांख्यिकी विश्लेषण के आधार पर एक सिद्धांत दिया जिसका नाम आप जानते हैं हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत। कहा जाता है इस सिद्धांत के अनुसार कि जब जीव के अंतर प्रजनन, जीवों में अंतर प्रजनन के दौरान मैटिंग होता है, जिसमें कि आप कह सकते हैं उत्परिवर्तन नहीं होता है। और इस क्रम में अगर इनका लक्षण स्थिर रहता है तो फिर इसे कहा जाता है हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत। फिर से मैं एक लाइन में आपको बता दूं। इस सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है यदि किसी जाति के जीव के बीच अंतर प्रजनन के दौरान मिलन अनियमित रूप से हो, यदि किसी जाति के जीवों के बीच अंतर प्रजनन में मिलन अनियमित रूप से हो तथा उत्परिवर्तन नहीं होता हो, तो उस समष्टि या जाति के जीन आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर रहते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। इसको इन्होंने कहा था, हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत के रूप में कहा था। इसको दूसरे रूप से भी कह सकते हैं, किसी जीव के जाति में जीन संख्या, जीन आवृत्ति तथा उनके लोकस सुस्थिर होते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलते रहते हैं, बना रहता है। इसको एक फॉर्मूला के द्वारा मैं समझाना चाहता हूं इस सिद्धांत को। किस सिद्धांत को? हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत को। इनका सिद्धांत का फॉर्मूला के रूप में कहा जाता है, अगर किसी जाति के जीव है उनका एलील, आप भी जानते हैं जीन जोड़े में इस रूप से लिया जाता है। प्रभावी इसको कहते हैं, इसको अप्रभावी कहते हैं। इन दोनों प्रभावी और अप्रभावी जीन के आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इसका अगर P माने इसका Q मानना पड़ेगा। और आवृत्ति सुस्थिर, मैंने कहा जीन आवृत्ति सुस्थिर होता है किस सिद्धांत के अनुसार? सिद्धांत हार्डी वेनबर्ग के। तो P और Q सुस्थिर तब होगा जब उसको ऐड करेंगे वन रिजल्ट, नियत, कांस्टेंट जिसको आप कहते हैं। अगर दोनों ओर स्क्वायर किया जाए, बोथ साइड, P प्लस Q इसको 1 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा और P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर, और इसको करेंगे 1, यानी कि आप डेरिवेट कर रहे हैं तो भी आपका रिजल्ट 1 आ रहा, स्थिर है। इसको मैं और भी तरीके से समझाना चाहूंगा। कोई एग्जांपल देकर इसी फॉर्मूला पर मैं डालता हूं। अगर यहाँ पर ध्यान रखें, अगर यहाँ पर P प्रभावी में आपने देखा था, प्रभावी का आवृत्ति, और Q आपने अप्रभावी आवृत्ति देखा था, अभी तुरंत आपने देखा था। अगर कहा जाता है किसी जीव की जाति में जो अप्रभावी लक्षण है, अप्रभावी लक्षण, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अप्रभावी लक्षण की आवृत्ति अगर 16% मानी जाती है, 16%, तो फिर इनकी सब प्रभावी आवृत्ति समीकरण जी का या आपका विषम जी का आवृत्ति वो कैसे आप निकालेंगे, उसको मैं समझाता हूं। आप जानते हैं कोई भी अप्रभावी और प्रभावी, जब भी वह लक्षण अप्रभावी जब लक्षण प्रदर्शित करता है, सभी तरह के अप्रभावी जीन के एलील एक साथ हो, अर्थात जब Q और Q एक साथ होगा, इसकी आवृत्ति कितनी होगी? 16%। क्वेश्चन के अनुसार इसको Q स्क्वायर आप करते हो 16%, 16% को आप तोड़ते हो 16/100, दैट इज 0.16। इसको आप ऐसे लिखते हो। लेकिन जब Q स्क्वायर उधर आप ले जाते हो तो रूट बदलता है, इसको रूट में आप तोड़ते हो 0.4 होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आएगा। तो Q का वैल्यू आपका निकल गया कितना? 0.4। अब मैं आपको बताऊं, जब 0.4 निकला तो आपका फॉर्मूला दिया हुआ है P प्लस Q इज इक्वल टू 1। Q का वैल्यू 0.4, तो P का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस 0.4, दैट इज P इज इक्वल टू 0.6। Q का वैल्यू निकल गया, P का वैल्यू निकल गया। अगर आपसे कोई पूछता है सम युग्मन जीव,
समयुग्मनजी प्रभावी आवृत्ति कितना होगा? तो समयुग्मनजी प्रभावी पी होता है, पी स्क्वायर कितना होगा? पी का वैल्यू कितना? 0.6, तो 0.6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना होगा? 0.36 आ जाएगा। ये पी यानी समयुग्मनजी प्रभावी का आवृत्ति आ गया। अगर कोई पूछता है आपका विषम युग्मनजी प्रभावी, इसका आवृत्ति अगर पूछता है विषम युग्मनजी, इसको आप लेंगे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू के साथ 2 लगा हुआ है। इसमें आपका डायरेक्ट पी स्क्वायर, इसमें क्यू स्क्वायर, यहाँ पर 2pq है, इसको आप ऐसे लेंगे 2pq। तो 2pq को आप लेते हैं 2 इंटू पी का वैल्यू आपका है 0.6, क्यू का है 0.4, तो टोटल कितना हो जाता है आपका? 0.4, 0.6, 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0.48 आएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। देखिए 0.48, 0.36 और 0.16, क्यू स्क्वायर 0.16, पी स्क्वायर 0.36, 2pq 0.48, ये तीनों का वैल्यू अगर ऐड करेंगे तो 1 आना चाहिए, दैन स्थिर है। आप तीनों को ऐड करें 0.16, 0.36, 0.48, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 2, 2, 3, 2, 5, 5, 4, 9, 9, 1, 10 यानी 100%। इस तरह से आप कह सकते हैं किसी भी जीन की आवृत्ति होती है उसका 100% मान बताता है, क्योंकि वह प्रभावी और अप्रभावी सभी तरह के लक्षणों को जोड़ने से ही वह बनता है। कहा जाता है जब निषेचन के समय वह युग्मक का पृथक्करण होता है तो अलग होता है, लेकिन जैसे निषेचन होता है फिर वह जुड़ जाता है। जुड़ने की आवृत्ति सबकी संभावनाएं बराबर होती है। इस तरह हार्डी वेनबर्ग ने इस तरह के प्रूफ को, सिद्धांत को प्रूफ साबित किया। आगे मैं बताता हूं, मैं बताऊं विकास के कारक यानी फैक्टर्स ऑफ इवोल्यूशन। सिंपल सा आपने देखा हार्डी वेनबर्ग के संतुलन के नियम जो थे उनको परिवर्तित करने वाले निम्नलिखित कारक है। जैसे सबसे पहला अगर देखा जाए उत्परिवर्तन, जिसको आप म्यूटेशन कहते हैं, और म्यूटेशन के बारे में आप अच्छी तरीके जानते हैं। एक अस्थाई परिवर्तन, अचानक परिवर्तन जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति होते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। जो ऑटोमेटिक है, ये कहीं न कहीं परिवर्तित कर सकता है संतुलन को। दूसरा आप कहते हैं, दूसरा जो कारक है वह जीन पुनर्योजन, अगर याद हो रिकॉम्बिनेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन। करेक्टर्स किस पर आधारित होता है? जीन पे आधारित होता है। तो स्पष्ट रूप से आप कह सकते हैं कि यह विभिन्न जीनों के एलील के नए संयोजन से होता है। अगर विभिन्न नए जीनों के संयोजन से होगा और लैंगिक जनन के समय होता है तो ऑटोमेटिक लक्षणों का समावेश होगा, तो संतुलन को परिवर्तित करने में क्षमता रखता है। तीसरा बहुत अच्छा एक कारक है जेनेटिक ड्रिफ्ट, आनुवांशिक अपवहन, जिसको आप कहते हो जेनेटिक ड्रिफ्ट। छोटी आबादी में कहा जाता है, छोटी आबादी में बिना प्राकृतिक चयन के युग्म विकल्पी का नष्ट होना। छोटी आबादी में एलील, जिसको युग्म विकल्पी कहते हैं, छोटी आबादी में बिना प्राकृतिक चयन का एलील यानी कि युग्म विकल्पी का नष्ट होना अथवा स्थापित होना क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखें, छोटी आबादी। लेकिन जब आपने हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत पढ़ा, वह बड़ी आबादी के लिए वह स्थिर था, बड़ी आबादी में वो सुटेबल था। लेकिन यहाँ पर अगर छोटी आबादी में इस तरह की क्रिया होती थी ना बार, तो ऑटोमेटिक है कि उसका संतुलन बिगड़ सकता है। चौथा जीन स्थानांतरण, जिसको जीन माइग्रेशन भी हम कहते हैं। आप जानते हैं जीन का समावेश होना, तो लैंगिक प्रजनन के समय जब पुनर्योजन होता है, जीन विनिमय होता है, उस समय नई जीनों का समावेश होता है, जिसको जीन माइग्रेशन कहते हैं। और जीन माइग्रेशन के द्वारा भी हार्डी वेनबर्ग के सिद्धांत के संतुलन को परिवर्तित किया जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट प्राकृतिक चयन, जिसको आप कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। इसमें आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, प्राकृतिक चयन के बारे में आप जान चुके हैं, जीवों में लक्षणों की वंशागति प्राकृतिक चयन द्वारा ही सुनिश्चित की जाती है। लेकिन वैसे लक्षण जो समष्टि को पर्यावरण के अधिक अनुकूल बनाते हैं, उन लक्षणों का प्रसार तो होता है, और इस स्थिति को प्राकृतिक चयन का डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहा जाता है।
यानी आप कह सकते हैं अनुकूलित तो हो रहा है, तो डिफरेंशियल ये रिप्रोडक्शन कहलाया। और इसके साथ साथ क्या होता है, कोई भी जीवन साथी को प्राप्त करने की घटना तथा सफलता के विभिन्न दर के साथ संतान की उत्पत्ति, किसी को एक नाम दिया गया डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन, याद रखें, जिसको कहते हैं विभेदीकृत प्रजनन या जनन आप कह सकते हैं। फिर से मैं इस लाइन को बोल दूं, आप समझ लेंगे। जीवन साथी को प्राप्त करने की घटना तथा सफलता की विभिन्न दर के साथ संतान उत्पन्न करने की घटना को डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसके साथ मैं आपको एक फिर और टॉपिक बताता हूं। आइए मैं बताऊं अनुकूलताओं के आनुवांशिक आधार, जेनेटिक बेसिस ऑफ एडेप्टेशन। विकासीय महत्व में अनेक तरह के आनुवांशिक आधार मौजूद हैं और उन्हीं पर मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला औद्योगिक साम्बलापन, जिसको आप कहते हैं इंडस्ट्रियल मॉडर्निज्म। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया ये प्राकृतिक चयन का, जो कि अनुकूलताओं पर आधारित है। और कहा गया इसके अंतर्गत कि औद्योगिक क्षेत्रों में गहरे या काले रूप की उपस्थिति है, जो कि कालिख एवं प्रदूषण से प्रतिक्रिया बनाता है। एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है इंग्लैंड का। इंग्लैंड में एक पेपर मॉथ की एक प्रजाति है कीट का, जिसको कहते हैं बिस्टुला, जिसको कहते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। ये पेपर मॉथ कीट की प्रजाति है बिस्टन बिटुलेरिया। इंग्लैंड में इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल, इंग्लैंड में उपस्थित यूरोप का जो महादेश है उसी में उपस्थित यह औद्योगिक साम्बलापन का एक बेहतरीन एग्जाम्पल, जो प्राकृतिक चयन का एक बताता है उदाहरण के रूप में। कैसे कहा जाता है, ये हल्की भूरी रंग की प्रजाति थी, जिसमें एक स्पीसीज का नाम जो लिया था टिपिका, बिस्टन बिटुलेरिया टिपिका। ये हल्की भूरी रंग की प्रजाति थी और उस समय लाइकेन की उत्पत्ति उस क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी। यूरोपीय प्रदेश में शीतोष्ण कटिबंध था, इसके कारण वहां पर लाइकेन की उत्पत्ति बहुत ज्यादा थी। और लाइकेन का कलर और इस कलर दोनों का सेम होने के कारण इसकी प्रजाति शत्रु से आसानी से अपने आप को बचा लेते थे और इनकी तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। लेकिन जैसे ही वहां औद्योगिक क्रांति हुई, यानी उद्योग का इंग्लैंड में क्रांति हुई, यानी कि विकास हुआ, तो वहां प्रदूषण बहुत ज्यादा फैलने लगा। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे और भी अन्य हानिकारक गैसें प्रदूषण के रूप में आया। और जैसे वो आया तो लाइकेन की उत्पत्ति धीरे धीरे समाप्त होने लगी, विलुप्त होने लगा। और विलुप्त होने लगा, ये जो प्रजाति था बिस्टन बिटुलेरिया टिपिका, ये शत्रु के नजर में आने लगे, क्योंकि इनको छिपने का जगह नहीं मिला और शत्रु फिर इसे नष्ट करने लगा। धीरे धीरे इसकी प्रजाति समाप्त होने लगी। इसी का एक और प्रजाति था काले रंग की प्रजाति थी, जिसको कहते हैं बिस्टन बिटुलेरिया। उसका एक और प्रजाति का नाम आया बिस्टन बिटुलेरिया कार्बोनेरिया। ये था काली रंग की प्रजाति। खास करके ये जब काली रंग की प्रजाति जैसे ही प्रदूषण से कालापन, वृक्षों की डालियां वगैरह काली काली होने लगी, ये अपना प्रजनन से धीरे धीरे संख्या बढ़ाने लगा और तब फिर प्रकृति द्वारा इसका चयन हुआ। यानी अनुकूलन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। बहुत अच्छा एग्जाम्पल के रूप में इसमें कीट का मैंने एग्जाम्पल देकर बताया। पेपर मॉथ का दो तरह की प्रजाति मैंने बताया, बिस्टन बिटुलेरिया टिपिका जो हल्की भूरी रंग की थी, और दूसरा बताया बिस्टन बिटुलेरिया कार्बोनेरिया ये काली रंग की थी। दोनों का कैसे कैसे वृद्धि हुआ वो मैंने बताया। आइए मैं फिर दूसरा बताता हूँ, प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। दूसरा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं अनुकूलताओं के आनुवंशिक आधार का। ये भी बेहतरीन है, क्योंकि आप एंटीबायोटिक के बारे में जानते हैं, यह रोगग्रस्त यानी रोगजनक जिसको आप कहते हो पैथोजेंस यानी जीवाणु, उसको नष्ट करके बीमारी को ठीक करता है। लेकिन कहा जाता है एंटीबायोटिक का प्रभाव तब कम होता है जब शरीर में इसके विरुद्ध एलील की प्रभाव अधिक होने लगती है। इसके कारण एंटीबायोटिक आप जानते हो उसका असर कम होने लगता है। प्रतिरोधकता के लिए एलील पहले से जीवाणु के समष्टि या जाति के जो होते हैं उनमें उपस्थित रहता है, लेकिन जैसे जैसे रेजिस्टेंट पावर बढ़ता जाता है वैसे से एंटीबायोटिक की कमी होने लगती है, उसका असर कम होने लगता है।
कहा जाता है आधुनिक समय में जीवाणुओं में, बैक्टीरिया में प्रतिरोधकता इतनी बढ़ गई कि एंटीबायोटिक का उस पर असर कम होने लगा। ये बेहतरीन एग्जाम्पल, इसके अनेक प्रजातियां उत्पन्न होने लगी, प्राकृतिक चयन होने लगा। एक और बताता हूं, तीसरा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी, ये भी प्राकृतिक चयन में आनुवांशिक आधार का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक्चुअली एक एंजाइम का नाम यहां लिखा हुआ है G6PD, ये एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज को शॉर्ट में G6PD एंजाइम आप बोलते हैं। कहा जाता है यह एक लिंग संलग्न रोग के रूप में, आनुवांशिक विकार के रूप में जाना जाता है, और यह रोग G6PD एंजाइम की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इस तरह के रोग में देखा जाता है हीमोग्लोबिन, याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन का टूटना या उसकी संरचनाओं में विकृति आना। जैसे विकृति आता है आरबीसी नष्ट होने लगता है, आरबीसी नष्ट होता है। जैसे आरबीसी नष्ट होगा, आप भी जानते हैं एनेमिक प्रॉब्लम होती है और रोगी प्रभावित होता है। इस तरह के रोग को फैविज्म के नाम से जाना जाता है, FAVISM। कहा जाता है इस तरह के रोगी को अगर फावा विंग्स, एक प्रजाति है सेम का, ये अगर दलिया फलियां जिसको आप कहते हैं, इसको अगर खिलाया जाए तो ऑटोमेटिक इस तरह के रोगी में एचबी बहुत जल्दी विकृत होना था, आरबीसी नष्ट होने लगता है। इस ऐसे रोगी को इसका परहेज करने के लिए कहता है। अगर इस तरह की बीमारी होती है, आरबीसी का नष्ट होता है, तो ऐसे बीमार लोगों को मलेरिया प्रभावित क्षेत्रों में प्राकृतिक चयन कहता है, क्योंकि मलेरिया का आप जानते हैं परजीवी प्लाज्मोडियम आरबीसी के बिना अपना चक्र पूरा नहीं करता, वह शरीर में जाकर कुछ भी नहीं कर पाता। यानी वैसे रोगी, मलेरिया के रोगी अगर इस तरह के कंडीशन में आते हैं तो वह सेफ रहते हैं। तो प्राकृतिक चयन हुआ। इस तरह से मैंने आपको अलग अलग बताया। नेक्स्ट मैं ह्यूमन इवोल्यूशन का चर्चा करूंगा।